अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। हमने लास्ट क्लास के अंदर जो है वो दो क्वेश्चंस कर लिए हैं पास पेपर के। आज हम एक और क्वेश्चन करने जा रहे हैं। जो क्वेश्चन आज हम करने जा रहे हैं उसके लिए सर हेडिंग डाल दीजिएगा अक्टूबर नवंबर 2012 पेपर 43। हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ज़रा सा थोड़ा सा ट्रिकी सा क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग हम किस तरह डेवलप कर पाते हैं। सर सबसे पहली चीज़ तो यहाँ आ जाइए, यहाँ के सबसे पहले हम इसमें लिखते हैं सर, एन ए इज़ अ सोल ट्रेडर हु हैज़ सक्सेसफुली रन अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस फॉर मेनी ईयर्स। हिज बिजनेस मैन्युफैक्चर्स वन प्रोडक्ट स्क्वाम। एक बिजनेस है जो सक्सेसफुली चल रहा है लास्ट कपल ऑफ ईयर्स से, जिसके अंदर स्क्वाम एक प्रोडक्ट है। लिखा ऑन जनवरी 1 2011 देयर वर 1000 स्क्वाम्स इन द इन्वेंट्री। 1000 स्क्वाम्स 1000 यूनिट्स इन इन्वेंट्री, 1000 यूनिट्स है इन्वेंट्री के अंदर। ड्यूरिंग द ईयर 10,318 स्क्वाम्स वर प्रोड्यूस। पूरे साल में आपने इतने यूनिट्स प्रोड्यूस किए। बहुत अच्छा सवाल है एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए। लिखा हुआ है इन ट्रांसफर टू द सेल्स डिपार्टमेंट ऑन 31 दिसंबर देयर वर 140 स्कॉम्स। यूनिट वाइज इन्होंने अपनी इन्वेंट्री को बेहतरीन कैलकुलेट किया हुआ है, ओपनिंग यूनिट्स, प्रोड्यूस यूनिट्स एंड क्लोजिंग यूनिट्स। एन ए यूजेज अ फीफो मेथड ऑफ इन्वेंट्री। एन ए ने जो है ना वो फीफो इन्वेंट्री की वैल्यूएशन का मेथड जो है वो ऑप्ट किया हुआ है। प्रोडक्शन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम फैक्ट्री टू द सेल्स डिपार्टमेंट एट कॉस्ट प्लस 40%। तो जो मार्कअप है वो 40% अप्लाई करते हैं इसको। Unfortunately, the bookkeeper was taken ill at the year end, and Nathan A decided that he would have to produce his financial statement himself. उसने खुद बनानी है. He did not know how to value the inventory of finished goods at that date. Therefore, he decided to value each squam at the same value as he has been used on January 1st, 2011. 2011 में जनवरी 1 को जैसे स्क्वाम को उसने जिस तरह भी लिखा था उसने सेम उठा के उसी तरह लिख दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, अभी मैं जरा इसको स्किप कर रहा हूँ। रेवेन्यू गिवन है, फिर हमारे पास क्वेश्चन को एक बार हमने डिटेल में जाकर देखा तो एक चीज आ गई आपके सामने रेवेन्यू। दूसरी चीज आपके सामने आ रही है सर इसकी इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री की वैल्यू भी आपके सामने सर क्वेश्चन में गिवन है। इन्वेंट्री सर सबसे पहले आपके पास कौन सी आ गई? पहली इन्वेंट्री आ गई रॉ मटेरियल। दूसरी इन्वेंट्री आ गई आपके पास क्या सर? दूसरी इन्वेंट्री आ गई आपके पास फिनिश गुड्स। तीसरी चीज आपके पास आ गई सर परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल। फिर इन्वेंट्री आ गई, फिर सर रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट। क्या कुछ चीजें मिक्स नहीं नजर आ रही? क्या मिक्स हुआ हुआ है? इसने इनकम स्टेटमेंट के अंदर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना दिया। एंड इट शुड नॉट बी लाइक दिस। रॉ मटेरियल यहाँ नहीं होना चाहिए था, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल यहाँ नहीं होना चाहिए था, क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल यहाँ नहीं होना चाहिए था, बल्कि इसके लिए क्या बनाना चाहिए था? इसके लिए बनाना चाहिए था आपको क्या चीज? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। फिर सर आगे लिखा हुआ है मैन्युफैक्चरिंग वेजेस। सर जवाब दीजिए, ये इनकम स्टेटमेंट में जाएगा या मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। सुपरवाइजर्स वेजेस एफओएच में, हाँ बिल्कुल मैन्युफैक्चरिंग में। सर फैक्ट्री का रेंट मैन्युफैक्चरिंग में। सर जवाब दीजिए, इसके बाद फैक्ट्री का रेंट उसको अब आप कहाँ लेके जाएंगे? 36,000। फैक्ट्री ऑफिस रेंट आपके पास कितना आ गया? 21,000। डेप्रीसिएशन ऑफ अ फैक्ट्री मशीनरी आपके पास आ गया। फिर सर डेप्रीसिएशन ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट आ गया आपके पास। फिर सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ गए आपके पास। फिर सर आपके पास कैरेज ऑन रॉ मटेरियल्स आ गया आपके पास। फिर सर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस आ गया आपके पास। तो सर ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये आपके पास एक्सपेंसेस हैं। आ रही है बात समझ में? फिर सर क्वेश्चन में देखिए आपके पास इवेंचुअली गिवन है क्वेश्चन में प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर भी क्वेश्चन में आपके पास आ गया। अब इनमें से जो जो चीजें मैन्युफैक्चरिंग में जानी होंगी हम उन्हें मैन्युफैक्चरिंग में लेकर जाएंगे। सर ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, कोई मसला नहीं है। आइडेंटिफाई करें जो चीज जहाँ जानी है वहां पे फिक्स करते जाएं। देखते हैं क्वेश्चन क्या रहा है। सर फाइनेंशियल पोजीशन भी उसकी गिवन है, तो ये फाइनेंशियल पोजीशन है उसकी पूरी। उसने बैलेंस शीट भी आपको एक ड्रॉ करके ना तकरीबन बैलेंस शीट बना के दे दी। अब वो कह रहा है प्रिपेयर करें क्या? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। सर जो वो कह रहा है उसी बात से आगाज करते हैं, देखते हैं हम कहाँ के रुकते हैं, देखते हैं कहाँ के क्वेश्चन में हमें हिकअप मिलती है। सर मैंने हेडिंग डाली सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। सबसे पहले आ जाए सर, यहाँ पे लिखा मैंने आगे रॉ मटेरियल कंज्यूम। सर रॉ मटेरियल कंज्यूम के अंदर आ जाए, सबसे पहले आके यहाँ पे मेंशन करें कि आपके पास सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आपके पास आएगा ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ क्या आएगा आपके पास? रॉ मटेरियल, राइट। फिर क्या आएगा सर आपके पास? जो जो क्वेश्चन में पढ़ा हुआ है कम से कम उसको तो मैं यहाँ मैनेज कर सकता हूँ ना। परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल भी देखे हैं मैंने क्वेश्चन में। कैरेज इनवर्ड्स मैंने नहीं देखा, शायद हो। है होगा सर, बिल्कुल देखा है तो सर होगा। यहाँ आ जाते हैं सर परचेजेस। कहाँ है कैरेज ऑन रॉ? अच्छा कैरेज ऑन रॉ मटेरियल 2500 है मौजूद, बिल्कुल ये भी है। देखें क्या रॉ मटेरियल की और कोई चीज़ परचेज रिटर्न नहीं है सर। सर यहाँ के लिखेंगे कैरेज ऑन रॉ मटेरियल, कैरेज
आप उसको कैरेज इनवर्ड्स कह दें। फिर उसके बाद सर आपके पास आ जाएगा, मैंने यहाँ मेंशन किया, आपके पास आखिरी चीज़ आ जाएगी क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल लिख लें। अब सर आपके पास अब जो चीज़ें उनकी ज़रा बात करते हैं। सर सबसे पहले आ जाएं, यहाँ देखिए क्वेश्चन में स्टार्ट लेते हैं। सर आपके पास इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल गिवन है। सर वैल्यू कितनी है आपके पास? 31,000। लिख लीजिए वैल्यू 31,000। परचेजेस की वैल्यू है सर 2,61,000। ओपनिंग है सर 31,000 और 2,61,000। कैरेज इनवर्ड है सर आपके पास 2,500। रॉ मटेरियल का क्लोजिंग चेक कीजिए, आपके पास कितना है? 46,400। तो सर हम यहाँ आएंगे, लिखेंगे सर 46,400 सर आपके पास इसका क्लोजिंग है। सर मैंने 400 सर इसको माइनस करके आंसर निकालिएगा और मुझे बताइएगा इसका आंसर क्या आ रहा है। जो लोग ऑनलाइन हो वो भी। नहीं नहीं गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है, ये रहा फिनिश गुड्स क्लोजिंग रॉ मटेरियल, ये रहा 46,400। सर क्या आंसर आ रहा है? 276। अच्छा 270,600 सर यहाँ तक आ गई वैल्यू। लिख लीजिए सर ये रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया। रॉ मटेरियल कंज्यूम के बाद सर आपको इसके अंदर क्या रखना होता है? सर रॉ मटेरियल कंज्यूम के बाद सर आपको इसके अंदर रखना होता है डायरेक्ट लेबर। लेबर के बगैर कैसे होगा क्वेश्चन? सर मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस की वैल्यू है सर 1,66,000। सर मैंने यहाँ लिखा आगे, सर क्वेश्चन में उसने मुझे यहाँ रखा और यहाँ कहा सर यहाँ आ जाए, यहाँ लिखते हैं सर मैन्युफैक्चरिंग वेजेस। सर मैन्युफैक्चरिंग वेजेस का जो अमाउंट है वो आपके पास गिवन है 1,66,000। तो सर मैंने यहाँ के मेंशन किया, नहीं आ रहा, 31,000 प्लस 261 प्लस 2,500 माइनस 46,400 क्या आ रहा है? अरीब आंसर फिर से रीचेक करो भाई। मैंने कैलकुलेट नहीं किया, कैलकुलेट तो ये लोग कर रहे हैं। अरीब आंसर बताओ। 24,8,100 क्या अरीब ये आंसर सही है? हाँ सही है, कश्यप भी ये बोल रही है 24,8,100 आ रहा है। सर मैन्युफैक्चरिंग वेजेस पे आ जाएंगे, तो मैन्युफैक्चरिंग वेजेस का आंसर भी आपके पास 1,66,000 आ जाएगा। नहीं नहीं मैन्युफैक्चरिंग वेजेस वो लोग जो मैन्युफैक्चरिंग में डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं उनकी वेजेस, दे आर डायरेक्ट लेबर। विदाउट देम बिजनेस विल नॉट कंटिन्यू, ऑपरेशन विल। हाँ डायरेक्ट लेबर है, प्रोडक्शन वेजेस मैन्युफैक्चरिंग वेजेस डायरेक्ट लेबर है। सर उसके बाद क्वेश्चन में लिखा हुआ है फैक्ट्री के वेजेस। और कोई डायरेक्ट एक्सपेंस क्वेश्चन में देखें पढ़े, कितनी वैल्यू गिवन है? 90। देखें सर आगे, अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालें सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाइए, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस सर मैंने यहाँ के क्वेश्चन में मैच किया सर, यहाँ के लिखा डायरेक्ट एक्सपेंस। आंसर बताइए। डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज 9,200। सर मैं यहाँ आया, मैंने यहाँ के लिखा सर 9,200, यहाँ के भी सर मैंने वैल्यू लिखी 9,200। सर ये दोनों वैल्यूज यहाँ गई, इन सबको ऐड कर लीजिए, ऐड कीजिए सर, आपके पास आंसर आएगा सर इसका प्राइम कॉस्ट 4,2,3,300। सर ये आंसर आ गया इसका, ये दिस इज नोन एज आवर प्राइम कॉस्ट। सर ये हमारी जो हो गई ना वो हो गई सर प्राइम कॉस्ट, राइट। प्राइम कॉस्ट के बाद सर आप इसके अंदर अब ऐड करेंगे, ऐड करके सर आप इसके अंदर लिखेंगे सर फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो बच्चों हमें हमारे पास यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड्स आ रहा है, मैंने अब यहाँ मेंशन किया फैक्ट्री ओवरहेड्स, लिख लीजिए 403300 4200। चेक कर लो भाई, चेक कर लो। डन। फैक्ट्री ओवरहेड्स पे आ जाइए सर। फैक्ट्री ओवरहेड्स की अब कुछ बात करते हैं सर। फैक्ट्री ओवरहेड्स में सर सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन है सुपरवाइजर्स वेजेस, फिर गिवन है सर फैक्ट्री का रेंट। हम यहाँ के मेंशन करेंगे सर सुपरवाइजर्स वेजेस और फिर लिखेंगे सर हम यहाँ आगे सर फैक्ट्री का रेंट। सही है सर। सुपरवाइजर्स वेजेस सर देखिए, सुपरवाइजर्स वेजेस है 4,2,800, तो सर हम यहाँ के मेंशन करेंगे सर 4,2,800। फैक्ट्री का रेंट अब देखेंगे तो फैक्ट्री का रेंट है सर आपके पास 36,000, यहाँ लिखेंगे सर आके आप इसके अंदर 36,000 मेंशन कर लीजिए।
फिर सर डेप्रिसिएशन ऑफ अ फैक्ट्री मशीनरी 13,800। सर वैल्यू लिखेंगे सर आप यहाँ पे आके 13,800 और यहाँ मेंशन कर देंगे फैक्ट्री की डेप्रिसिएशन जो है मशीनरी के ऊपर वो यहाँ पे चार्ज हो जाएगी, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी। फिर सर उसके बाद आपके पास क्वेश्चन में गिवन है कैरेज ऑन रॉ मटेरियल नहीं आएगा, डेप्रिसिएशन ऑफिस इक्विपमेंट पे नहीं आएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस इनकम स्टेटमेंट में जाएंगे। सर यहाँ तक तो हमने इसका आंसर निकाल लिया। अब सर उसके बाद क्वेश्चन में एज पर लाइक आर थ्योरी बिलीफ सिस्टम, सर फैक्ट्री ओवरहेड्स का टोटल करने के बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आएगा, टोटल निकालिए इसका। 216,800। सर इसका आंसर आया आपके पास 216,800। 216,800 में 422 423300 ऐड कर लीजिए। 640। सर ये चार्ट कितना ऐड किया 260,000 मुझे भी नहीं पता नहीं क्या बोल रहे हैं हम साल। 92 आएगा, 92,600। बिल्कुल सही है सर। 92,600 हमजा क्या हो गया भाई आज? 92,600 में 423300 515,900। सर ये आंसर आ रहा है, चेक करें सब लोग। ये 1,28,000। डन है। अब उसके बाद आ जाएं सर, यहाँ के लिखते हैं सर ऐड करते हैं सर आप इसके अंदर क्या ऐड करते हैं सर आप इसके अंदर वर्क इन प्रोग्रेस। सर यहाँ आ जाएगा आपके पास वर्क इन प्रोग्रेस, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है। उसके बाद सर आपके पास आएगा वर्क इन प्रोग्रेस और वर्क इन प्रोग्रेस का आ जाएगा सर आपके पास के अंदर क्लोजिंग। सर ये दोनों चीज़ें आनी चाहिए मगर इत्तफाक के क्वेश्चन में ये दोनों चीज़ें नहीं है, मैंने लिख दी समझाने के लिए कि यहाँ आएंगी, प्रैक्टिस के लिए इंपॉर्टेंट है। नहीं है तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, तो मैंने बताने के लिए लिखा है। सर इनको प्लस माइनस करके यहाँ आप आंसर लिखेंगे तो इवेंचुअली आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि वर्क इन प्रोग्रेस नहीं है तो सर सेम आ गया, एंड सेम इज 515,900 यहाँ आ जाएगा सर। अब उसके बाद क्वेश्चन में देखें सर, आप इसके अंदर ऐड करेंगे सर आप इसके अंदर फैक्ट्री का प्रॉफिट, आप इसके अंदर ऐड करेंगे और ऐड करके रखेंगे सर आप इसके अंदर फैक्ट्री का प्रॉफिट। सर फैक्ट्री प्रॉफिट अब क्वेश्चन में कितने परसेंट आ रहा है? सर फैक्ट्री प्रॉफिट आपके पास क्वेश्चन में आ रहा है कितने परसेंट? 40%। सर तो मैं यहाँ आया, मैंने आके देखा सर मुझे यहाँ पे 40% सर यूज़ करना है। सर ज़रा लगाइए 515,900 का 40%। 206,360। फिर चेक कर लो भाई, सही है सर। इन दोनों को ऐड कर लें, ऐड करके सर आपके पास जो इसका आंसर आएगा उसका नाम आप रखेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट ट्रांसफर प्राइस 72260। सर ये आंसर आ गया इसका, सही है अरीब, बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। अब यहाँ से ना आपका एक कंपोनेंट, एक जो बात है ना आपके क्वेश्चन की वो स्टार्ट हो रही है, उसे ज़रा देखिएगा। जो एक इंपॉर्टेंट बात है वो अब आपके क्वेश्चन की ना इस जगह से स्टार्ट है, ज़रा उसको ज़रा थोड़ा समझें। राइट, लिख लिया, डन। क्वेश्चन देखें, मैं आपको एक बात पूछ रहा हूँ आपसे, शायद आपको मेरी बात समझ आए। सर यहाँ तक सब परफेक्ट है। अब क्वेश्चन कह रहा है प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट बना के दो। प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट जब आप बनाने जाएंगे ना तो एक बहुत बड़ा मसला आएगा आपके सामने, देखें क्या। सर और करेक्टेड इनकम स्टेटमेंट भी बनाओ, वो जो इनकम स्टेटमेंट बनी हुई है वो सही नहीं है, आपको करेक्ट करनी है। पहले तो चलो एक काम करते हैं, 8 मार्क्स का प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, जरा इसे बना के देखते हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पहले बना के देखता हूँ। सर मैं यहाँ आया, मेरी सारी चीज़ें यहाँ तक तो मेरी सारी बात कंप्लीट है। हेडिंग डालिए सर एक छोटा सा बी पार्ट, और बी पार्ट की सर हेडिंग डालिए सर आपको बनाना है प्रोविजन फॉर यहाँ के लिखते हैं सर इसके अंदर, यहाँ आएगा आपके पास बैलेंस ब्रॉट डाउन। सर बैलेंस ब्रॉट डाउन प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का कैसे आता है? जब आपको ये पता हो कि आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री एट क्या होगा, फिनिश गुड्स है ना, मल्टीप्लाई करेंगे आप उसको किसके साथ? अच्छा फिनिश गुड्स भी क्या, फिनिश गुड्स एट ट्रांसफर प्राइस, उसको भी आप मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे? उसको भी आप मल्टीप्लाई करेंगे सर किसके साथ? मार्जिन के साथ। अब ओपनिंग इन्वेंट्री एट फिनिश गुड्स देखते हैं सर, यहाँ देखें सर आगे क्वेश्चन में। सर ओपनिंग इन्वेंट्री एट फिनिश गुड्स, जवाब दें। सर ओपनिंग इन्वेंट्री एट फिनिश गुड्स क्या यहाँ लिखी हुई है
सर लिखी हुई है सर आपके पास फिनिश गुड्स की ओपनिंग इन्वेंट्री ये रही 58,800। सर क्या मुझे अज्यूम करना चाहिए ये कॉस्ट पर है या ट्रांसफर प्राइस पर? ट्रांसफर प्राइस पर, कॉस्ट पे नहीं होती। अज्यूम करेंगे ट्रांसफर प्राइस पे, कॉस्ट पे होती तो लिखा होता। सर ये मैंने अज्यूम किया कि ये कितने पर है सर, ये ट्रांसफर प्राइस पर। सर मैं यहाँ आया वापस ट्रांसफर प्राइस पर, मैंने लिखा सर ओपनिंग इन्वेंट्री एट फिनिश गुड्स एट ट्रांसफर प्राइस। सर अमाउंट कितना है इसका, फिर बोलिए 58,800। उसको मल्टीप्लाई कर देंगे सर मार्जिन के साथ। मार्जिन कैसे निकालते हैं सर, 40 अपॉन क्या, 40 अपॉन 140। सर इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सर मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर निकालिए। 16,800 लिख लीजिए। सर उसके बाद आपके पास यहाँ आ जाएगा बैलेंस सीडी, है ना। डन, जरा सब्र कीजिए। डन। मैं एक सिचुएशन आपको समझा रहा हूं, उसे जरा देखिए और उसे 2 मिनट के लिए समझें। पहले तो देखिए, सब है आपके सामने। सर आप बोलेंगे सर ये वैल्यू पिकअप करनी चाहिए, राइट, ये वैल्यू नहीं पिकअप करनी चाहिए, क्यों? फिनिश गुड्स तो सही है, गिवन है, अप्लाई करना चाहिए उसके ऊपर मार्जिन। इस स्टेटमेंट को जरा 2-3 बच्चों 2 मिनट के लिए दोबारा पढ़ो। इस सिचुएशन को जरा पढ़िए। हाँ कुछ ऐसा, फिर एक दफा पढ़ लो ताकि मैं जब सॉल्व करूँ ना तो आपको ये समझ में आए कि मैं क्या कह रहा हूँ। यार मैं नहीं पढ़ा सकता, चल रहा है धड़ धड़ गिर रहा है सब कुछ। पिछले साल की कॉस्ट अलग होगी, इस साल की कॉस्ट अलग होगी। पिछले साल की कॉस्ट अलग होगी, इस साल की कॉस्ट अलग होगी। देखें कैसे और क्यों। सर मैं यहाँ आया, अब मेरी बात सुने सर, ये लिखा हुआ है सर आपके पास 72260, ये लिखा हुआ है। अब जो ये 72260 है, अब इसके लिए कुछ और बात करते हैं। मैं यहाँ आया, मेरी बात सुने। पहले तो आज एक काम करें ना, मैं आपको एक कहानी भी इसकी समझाऊं। यहाँ लिखिएगा सर जरा आके, मैंने लिखा सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट ट्रांसफर प्राइस, लिखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट ट्रांसफर प्राइस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। इससे क्या आएगा सर, इससे आएगा आपके पास सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, हाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट। सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट कैसे आएगा बेटा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट ट्रांसफर प्राइस के साथ ही आता है, सही है। सर इस साल गौर से देखिए, मैं प्रूफ भी करूंगा अपनी बात को, जो मैं कह रहा हूं ना मैं प्रूफ करूंगा। 72260 मैंने यहाँ लिखा सर आके, यहाँ वैल्यू आएगी सर आपके पास 72260 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस। सर इस साल हमने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं? सर इस साल हमने 10,318 यूनिट्स जो है ना वो प्रोड्यूस किए हैं। तो सर मैं अगर इसमें से 10,318 यूनिट्स को सर डिवाइड कर देता हूँ, ये यूनिट्स हैं, ऊपर वाली कॉस्ट है, तो सर जवाब दीजिए आंसर क्या आया। सर आंसर आया इसका डॉलर कितना, 70। 70 आ रहा है वैसे तो, हाँ राउंड ऑफ 70। सर इसका आंसर आपके पास कितना आ रहा है, 70 डॉलर्स, क्या 70 डॉलर्स पर यूनिट। तो इस साल का जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है, इस साल की जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो कितने पे वैल्यू होनी चाहिए? रॉन्ग प्राइस से क्लोजिंग इन्वेंट्री वैल्यू की है शायद, अभी भी आ रही है कहीं से कुछ। अब यहाँ देखें सर, ये आ गया आपके पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट। अब मैं यहाँ से सर फिर थोड़ा सा आगे बढ़ा, अब देखिए यहाँ ही है, तो इसका मतलब है मेरी जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो इस कॉस्ट से आनी चाहिए। अब जरा दिमाग लगाइएगा जो बात मैं बोलने वाला हूँ, देखें सुने, इसको आप प्रूव कर सकते हैं। कोई भी बात अकाउंटिंग में हो ना लॉजिकल होनी चाहिए, लॉजिकल है बात, कोई ना कोई कॉन्सेप्ट पॉलिसी कुछ फॉलो कर रही है। मैंने कहा सर इस साल की मेरी इन्वेंट्री $70 मल्टीप्लाई बाय
मल्टीप्लाई बाय सर 1240 इस कौन से जानी चाहिए 1200 एंड मैंने लिखा सर 1240 इस कौन से सर वो मल्टीप्लाई होनी चाहिए सर जरा इसको मल्टीप्लाई कीजिए क्या आंसर आ रहा है 86,800 अच्छा 86,800 इससे आना चाहिए। अब गौर से देख के सर जरा मैं यहाँ देख के बताएं सर ये दोनों वैल्यूज मैंने सही लिखी है गलत लिखी है हमजा कुछ गलती है बच्चों ने ये भी गलती की है पास पेपर में सर मैंने पूरी कॉस्ट लिख दी है लिखना क्या चाहिए था 86,800 मल्टीप्लाई बाय 40 अपॉन क्या 140 अब इसका जो आंसर आएगा वो आंसर यहाँ जाएगा हमें क्लोजिंग स्टॉक नहीं उसका प्रॉफिट चाहिए यहाँ पे प्रॉफिट निकाल लीजिए उसका सर इसका आंसर आ रहा है आपके पास 24,800 सर हमने वैल्यू लिख दी सर इस जगह पे आके इसकी 24,800 सर डिफरेंस आपने ले लिया सर डिफरेंस आ गया तो डिफरेंस में आपने लिखा सर आपकी इनकम स्टेटमेंट का आंसर जो यहाँ पर आ रहा है तो इनकम स्टेटमेंट का आंसर आपके पास आ रहा है 8,000 अब जो गलती की है ना आपने मैं वो गलती प्रूव करके दिखा रहा हूँ आपको देखें एक कमाल की बात भी है A2 की अकाउंटिंग ऐसी है चीज़ें ना उसमें ना प्रूव हो जाती हैं प्रूव कैसे हो रही है उसको भी देख लें ज़रा पहले तो ये लिख लें डन यहाँ तक कर लिया काम आगे बढ़ूँ सर प्रूव कोई चीज़ कैसे कर सकते हैं है ना सर प्रूव करने की बड़ी अकाउंटिंग में बड़ी सलाहियत है उसको देखें उसको प्रूव कर लें डन बोलूं प्रूव हो सकता है हमजा यहाँ देखो क्या ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है 1000 क्या ओपनिंग कॉस्ट गिवन है ओपनिंग कॉस्ट कितनी की गिवन है फिनिश गुड्स की ओपनिंग कॉस्ट गिवन है सर आपके पास 58,800 मैंने यहाँ लिखा सर यहाँ वैल्यू आ रही है सर मेरी 58,800 डिवाइडेड बाय सर मैंने इसको कितना कर दिया 1000 यूनिट्स आंसर बताइएगा जरा 58.8 अब गलती उसने ये की थी जो कि हमजा बोल भी रहा था उसका न्यूमेरिकल एस्पेक्ट ये है कि पिछले साल वाले पर यूनिट पर आपने इस साल को अप्लाई कर दिया पिछले साल वाले पर यूनिट पर आपने इस साल की क्लोजिंग इन्वेंट्री को अप्लाई कर दिया इस साल की क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है 1240 1240 नंबर ऑफ यूनिट्स क्लोजिंग कितने आपके पास सर नंबर ऑफ यूनिट्स क्लोजिंग आपके पास ये आ रहे हैं 1240 आपने क्या किया आपने 58.8 के ऊपर मल्टीप्लाई बाय 1240 यूनिट्स आंसर बताइए 72912 आपने पिछले साल वाली वैल्यू के ऊपर इस साल की क्लोजिंग इन्वेंट्री रख दी क्या अगर ऐसा है ना तो ये आंसर उससे मैच करेगा जो इनकम स्टेटमेंट में चेक करें सर क्या इनकम स्टेटमेंट में फिनिश गुड्स का इन्वेंट्री का सेम आंसर है इसी से मैच कर गया ये गलती की थी आपने लास्ट ईयर के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट को इस साल की क्लोजिंग इन्वेंट्री पे अप्लाई कर दिया मेरी बात समझ में आई तो वो आंसर हमारा गलत था हमने क्या किया क्योंकि हमारा अकाउंटेंट इल था हमने लास्ट ईयर का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट निकाला हालांकि ये बंदा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट निकाल सकता था लेकिन उसने नहीं निकाला क्योंकि उसको इस फॉर्मूले के बारे में कुछ नहीं पता था ये फॉर्मूले में वो कहीं कंफ्यूज होगा उसने वो पिछले साल वाले कॉस्ट पर यूनिट इस साल लगा दिया हालांकि हर साल कॉस्ट पर यूनिट क्या होती जाएगी चेंज होगी ना यार रेंट बढ़ जाएगा कम हो जाएगा डेप्रिसिएशन आ जाएगी नया कोई इंश्योरेंस हो जाएगा वो सब चीजें आएंगी सर तो इसका मतलब है सर कि अब हमने बिल्कुल सही बात यानी ये चीज प्रूव कर रही है कि उसने ये गलती की थी तो हमने सर ये दोनों आंसर्स निकालने के बाद अब क्वेश्चन को आगे कैरी किया अब सुने अब बनाना है सर हमें इनकम स्टेटमेंट आ जाओ बेटा हेडिंग डालो इनकम स्टेटमेंट सर जी जी बोलें इसमें कौन सा मार्क्स होगा हमको 8 मार्क्स इसी बात के ये चीज़ फाइंड आउट करनी है अभी देखते जाओ उस क्वेश्चन में जो काम वो कह रहा है उसको करेक्टेड इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं सर हमने यहाँ की हेडिंग डाली कि हमें सर अब बनाना क्या है अब हमें बनाना है सर इनकम स्टेटमेंट में सर हमारे पास दो कॉलम्स आएंगे दो कॉलम्स में आपके पास सेल्स आएगी लिख ले लिख लीजिए सर कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं सेल्स अब जरा देखिए सर क्वेश्चन में सेल्स की वैल्यू कितनी गिवन है सेल्स की वैल्यू गिवन है सर 8,80,000 सर हमने यहाँ की वैल्यू लिखी 8,80,000 फिर सर हमने इसमें लेस किया तो हमने यहाँ लिखा कि कॉस्ट ऑफ सेल्स हेडिंग डाल दीजिए सर कॉस्ट ऑफ सेल्स एट ट्रांसफर प्राइस अब आपको पता ही है कि सर ये चीज़ है ये ट्रांसफर प्राइस पे ही जाएगी फिर सर आगे बढ़ें फिर सर यहाँ के लिखेंगे सर आप इसके अंदर ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स सर ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स अब क्वेश्चन में आप बताएंगे क्या वैल्यू आनी चाहिए हाँ 58,800 सर 58,800 आएगी
फिर सर आप यहाँ नीचे लिखेंगे सर, इसके अंदर आके आपके पास आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट ट्रांसफर प्राइस, सर जवाब दीजिए। 7,222 60। सर उसके बाद सर यहाँ पर आके लिखेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री। अमाउंट बताइए अब आपने क्या निकाला, नया अमाउंट। वेरी गुड, 86,800। सर ये निकाला हमने नई इन्वेंट्री का अमाउंट। सर इनको मैंने प्लस माइनस कर दिया, तो जो आंसर आएगा वो मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो जाएगा या कॉस्ट ऑफ सेल्स हो जाएगा। नहीं गिवन नहीं था, जो हमने कॉस्ट पर यूनिट निकाला, हमने कॉस्ट पर यूनिट निकाला था ना 70 को हमने मल्टीप्लाई किया 1240 यूनिट से। 69420। सर इसको हम कर देंगे माइनस, जैसे ही हम इसको माइनस 6964260। सर माइनस कर दीजिए इसको। माइनस करेंगे सर, यहाँ के लिखेंगे सर इसके अंदर ग्रॉस प्रॉफिट। चेक कीजिए सर, ग्रॉस प्रॉफिट 185,740। सर ये आंसर आ गया इसका इतना। अब आगे बढ़ेंगे सर। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद सर आप इसके अंदर आगे ऐड करेंगे, ऐड करके सर आप यहाँ के लिखेंगे सर इसके अंदर फैक्ट्री प्रॉफिट। यहाँ आएगा सर इसके अंदर फैक्ट्री प्रॉफिट। चेक कीजिए सर पीछे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आपने फैक्ट्री प्रॉफिट कितना निकाला हुआ है। सर फैक्ट्री प्रॉफिट आपने निकाला हुआ है वहाँ पे 2063, नहीं 206300 या 360 है ना, 360 है फैक्ट्री प्रॉफिट। सर उसके बाद आपके पास आप इसमें से लेस करेंगे, लेस कर देंगे आप इसके अंदर से एक्सपेंसेस। वो एक ही बात है, चलते रहो। अच्छा टोटल करके लिखने की बात करो, नहीं नॉट रिक्वायर्ड। सर एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस में आ जाए सर। अब क्वेश्चन में एक्सपेंसेस को देखिए, फैक्ट्री का रेंट हो गया तो ऑफिस रेंट आ गया 21,000। यहाँ लिखेंगे सर आप आगे इसके अंदर ऑफिस रेंट। ऑफिस रेंट आपके पास आ जाएगा सर 21,000। फिर सर आगे बढ़ें क्वेश्चन में, डेप्रिसिएशन ऑफ एन ऑफिस इक्विपमेंट। डेप्रिसिएशन ऑफ एन ऑफिस इक्विपमेंट सर आपके पास आएगा कितने का, 29,000 का। यहाँ लिखेंगे सर डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट कितनी वैल्यू है, 2900। सर उसके बाद बताइए क्वेश्चन में क्या गिवन है, डायरेक्ट एक्सपेंस, फिर कैरेज और फिर एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस। सर यहाँ लिखेंगे आके एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस। सर क्या अमाउंट है चेक करें। सर अमाउंट है आपके पास 2,01,000, 201,000। कोई और एक्सपेंस है। हाँ सर इंक्रीज इन पर्ट, मैंने यहाँ लिखा सर इंक्रीज इन पर्ट अकाउंट आएगा। सर इंक्रीज इन पर्ट कितने का है, 8,000 का। सर इन सबको प्लस कर लीजिए। टू थ्री 2900। सर इसको इसमें से कर देंगे माइनस, माइनस करेंगे तो सर आपके पास 2,01,000, 201,000। फिर सर आपके पास आएगा प्रॉफिट फॉर द ईयर। सर जवाब दीजिए, प्रॉफिट फॉर द ईयर माइनस करके क्या निकल रहा है। 159,200। सर ये आ गया आपका प्रॉफिट। यहाँ तक की आपकी सही आ रहा है रिबान सर, क्या कह रहे हैं दोबारा बताइए। उनका प्रॉफिट चेंज है बहुत, सेम नहीं आ सकता ना, उन्होंने क्लोजिंग इन्वेंट्री गलत ली थी, उन्होंने पर्ट नहीं लिया था। उनकी वैल्यू थी 533, हमारा ज़्यादा आ रहा है, उनका अंडर आ रहा था। हाँ हाँ, तो उसकी कॉस्ट कम थी, उसका प्रॉफिट ज़्यादा था। अब कॉस्ट बढ़ गई तो प्रॉफिट कम हो गया। पर अकाउंट भी तो आ गया ना इसमें, मैन्युफैक्चरिंग की चीज़ें भी एडजस्ट हुई। अब चलें यहाँ देखें, मेरी बात सुने, ठीक है अरीब, हाँ सही सर। अब देखें क्वेश्चन में एक और बात वो कह रहा है, एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट ऑफ फिनिश गुड्स इन द इन्वेंट्री। एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट ऑफ फिनिश गुड्स इन द इन्वेंट्री। क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट, क्या देखो 2 मार्क्स का है बस। इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट, लोअर ऑफ कॉस्ट
or NRV. Inventory should be valued at lower of cost or NRV. Net realizable value मैं लिख देता हूँ. So net realizable value equals to expected selling price minus expected selling expenses. एक चीज़ 20 रुपए की बिक सकती है मगर उसे बेचने के लिए मुझे उस पर 5 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, तो उसका टोटल. आ रही है बात समझ में? डन. सेलिंग प्राइस, एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस माइनस एक्सपेक्टेड सेलिंग एक्सपेंसेस. राइट, सब लिख लिया. सर अब एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ और हमजा भाई जो है वो इस क्वेश्चन की पिक्चर ले लेंगे. ऑनलाइन वाले बच्चे बल्कि ले लो, ज़्यादा बेटर है, बेस्ट वही है. ऑनलाइन वाले बच्चे जो है ना वो सर ज़रा इसकी पिक्चर ले लीजिए. सर पिक्चर क्या ले लीजिए, किसी के पास आईफोन है क्लास में? आईफोन. बस ये क्वेश्चन नंबर ये याद रखो सब लोग. सर ए जूनियर इन अकाउंट्स डिपार्टमेंट, इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करके लाना है नेक्स्ट क्लास में. ये वाला मैं ये क्वेश्चन अभी सेंड कर रहा हूँ एक्सपोर्ट ऑल टू PDF टू एयर ड्रॉप टू हसन. एयर ड्रॉप रिसीव कर लो. क्लास में आपके पास क्वेश्चन आ रहा है, आपने ये जो ए जूनियर वाला क्वेश्चन है ये कंप्लीट करना है. हसन ना आईफोन. डन. सर अब आपने एक ये क्वेश्चन करना है, एक क्वेश्चन है जूनियर वाला, दूसरा क्वेश्चन आप ये करेंगे किलांग लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स अ सिंगल प्रोडक्ट. बस 2 क्वेश्चन होमवर्क के. अब मैं आपको जब सैटरडे को बुलाऊं तो ये क्वेश्चन कर लीजिएगा. सैटरडे को मैं आपकी क्लास रखने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ. पिक्चर क्यों ले रहे हो? ग्रुप पे शेयर हो रहा है ना. हसन ने रिसीव कर लिया, वो ग्रुप पे शेयर कर रहा है. नहीं लो ही नहीं ना, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. तो सर ये क्वेश्चन कर लीजिए आप. ये 2 क्वेश्चन अब आपके होमवर्क हैं. उसके बाद फिर मैं आपको एक क्वेश्चन कैम्स लिमिटेड भी आप करना चाहें तो आप आसानी से कर सकते हैं, बल्कि कर लें कैम्स लिमिटेड तक के भी क्वेश्चन कर लें. अल्फा भी आप, अल्फा तो सबसे आसान वाला क्वेश्चन है. सर अल्फा तक क्वेश्चन कीजिएगा. अल्फा के बाद वाला जो क्वेश्चन है ना रिचर्ड भी आप कर सकते हैं, बल्कि कुछ ऑर्डर चेंज हो गया है. रिचर्ड वाला क्वेश्चन भी बहुत आसान है. टेड वाला क्वेश्चन भी बहुत आसान है. तो थोड़े थोड़े क्वेश्चन मैं आपसे करवाऊँ. JH लिमिटेड तक करिएगा क्वेश्चन. जहां लिखा हुआ है क्वेश्चन पास पेपर्स देखिएगा, JH लिमिटेड जब तक आप कर रहे हैं, JH लिमिटेड से पहले वाले जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे आपके होमवर्क हैं. JH लिमिटेड वाला क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा. मेरी बात समझ आई? अब आपके पास चार JH लिमिटेड तक आपका होमवर्क है. 3 क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ, 4 क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं. अच्छा उसमें वही पार्ट कीजिएगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट और इनकम स्टेटमेंट. मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट और इनकम स्टेटमेंट सही है. 4 क्वेश्चन अब आपके पास होमवर्क हैं. JH लिमिटेड से पहले तक होमवर्क है. JH लिमिटेड मैं आपको कराऊंगा और आई होप कि हम इस वीक में एक बार फिर से मिल रहे हैं. मैं आपको ग्रुप पे मैसेज कर रहा हूँ, जरूर भेज दूंगा. साथ नहीं, एक चीज डबल है. वो एक क्वेश्चन डबल है, फिर एक क्वेश्चन डबल है, 2 दफा कॉपी हो गई.